नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल इंश्योरेंस का पार्ट 6 हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हमारे जो क्वेश्चन हमने वन लाइनर के तौर पर ये रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर पटवारी, हरियाणा जीके, स्टैटिक जीके, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि अन्य और भी काफ़ी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही उसमें स्पेशल सीरीज है हरियाणा के लिए, जो अभी पुलिस कांस्टेबल का चंडीगढ़ जीके का वहाँ पर स्पेशल टॉपिक दिया गया है, जहाँ पर से 10 नंबर के जो क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, फंडामेंटल इंश्योरेंस। लिखित बीमा अनुबंध जिसमें सभी खंडों, राइडर्स और समर्थन शामिल हो सकते हैं, क्या कहा जाता है? तो लिखित जो बीमा अनुबंध है जिसमें जो सभी खंड है, जब जो सभी पार्ट्स है, तो उसमें राइडर, समर्थन और सभी शामिल हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी होती है नीति, यानी कि पॉलिसी इसमें क्या होता है, जिसमें सभी खंड और सभी समर्थन आदि शामिल रहते हैं। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को विशेष रूप से भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से कब शामिल किया गया था? तो एआईसी जो है, इसको भारत में जो कृषि और संबद्ध गतिविधियां थी, जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, तो उसके जो व्यक्तियों की जो बीमा है, बीमा जो आवश्यकताओं को कब शामिल किया गया था? तो यह किया गया था कंपनी अधिनियम 1956। कब किया गया था? कंपनीज एक्ट 1956। बीमा धारक के लिए सबसे कम लागत और उच्चतम लाभ पर बीमा कवरेज की खोज में बीमा धारक के हितों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन करता है इसको? तो आपको बताना है, यह करता है ब्रोकर, यानी दलाल जो रहता है, वही बीमा धारक के लिए जो सबसे कम लागत और लाभ आदि का कवरेज की खोज करता है, बताता है कि भाई ये आपको फ़ायदा देगा, इससे आपको ये प्रॉफिट होने वाला है। UHIS का क्या अर्थ है? तो UHIS का अर्थ है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। क्या? यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस वर्ष शामिल किया गया था। तो AIC को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था 20 दिसंबर 2002 को। कब? 20 दिसंबर 2002 को इसको शामिल किया गया था। जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, इसको इंडिया को भारतीय कंपनी अधिनियम कौन सा? तो अधिनियम था 1956 के तहत इसको 20 दिसंबर 2002 को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें क्या किया था? तो जो 15 अरब रुपए की जो अधिकृत पूंजी थी शेयर मार्केट में, और अरब रुपए की भुगतान पूंजी के साथ इसको शामिल किया था। AIC ने इसको जो कारोबार, जो AIC ने 1 अप्रैल 2003 से कारोबार शुरू किया था। कब किया था? तो इसने जो AIC है, अगर पूछा जाए कि इसने कारोबार कब स्टार्ट किया, तो यह इसने किया था 1 अप्रैल 2003। निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस स्थित है। तो निप्पॉन जो है, ये जो कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर है? सही उत्तर आपका रहने वाला है जापान। कहाँ पर है? जापान है। अच्छा, जो निप्पॉन है, ये लाइफ इंश्योरेंस जो है, इसने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी है जो, इसने 26% होती थी पहले। कितनी होती थी? 26% होती थी। किस में होती थी इसकी? जो रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में। किस में? याद रखेंगे, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में थी पहले इसकी। पहले 26% थी, बाद में इसने कितनी कर दी बढ़ाकर? 49% इसको इसने बढ़ा दिया है। और साथ ही क्या करा है इसके? इसने समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। और ये कहाँ पर स्थित है? जापान में। बेबीलोन में बीमा की शुरुआत कब हुई थी? तो बेबीलोन है, इसमें बीमा की शुरुआत कब की गई थी? इसका उत्तर रहेगा आपका 1750 ईसा पूर्व। कब की गई थी? 1750 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में। और इसको क्यों किया गया था?
जैसे हम्मुराबी एक संहिता वहाँ पर है, उसको 1750 ईसा पूर्व इसका जो वहाँ पर ये स्टार्ट हुई थी। इसका जो प्रारंभिक था वो था जो भूमध्य सागर था, भूमध्य सागर में जो नौकायन व्यापारी पहले रहते थे उनके द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? जो भूमध्य सागरीय जो नौकायन व्यापारी थे, भूमध्य सागरीय जो व्यापारी थे वहाँ पर नौकायान, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1700। क्यों? जब कोई व्यापारी अपने जैसे शिपमेंट के मतलब पोषण के लिए ऋण आदि लेता था, पैसा लेना था शिप वगैरह के लिए, और ऋणदाता को एक अधिक राशि का भुगतान भी करना होता था, तो शिपमेंट को जो चोरी होने के जो सीमेंट चोरी होने या समुद्र में खो जाने पर ऋण आदि की गारंटी वहाँ पर दी जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। जीवन बीमा अनुबंध में बीमा धारक की मृत्यु पर लाभार्थी को भुगतान की जाने वाली निर्दिष्ट राशि को क्या कहा जाता है? जीवन बीमा अनुबंध में जो बीमा धारक की अगर मृत्यु हो जाती थी, दुर्घटना हो जाती थी, तो क्या होता था? जो लाभार्थी को जो भुगतान दिया जाता है या फिर उसको जो राशि दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको फेस वैल्यू कहा जाता है। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू, यानी कि एक अंकित मूल्य रहता है, उसको वो कहा जाता है। व्यक्तियों के समूह पर आमतौर पर जो कंपनी के कर्मचारी या एक ही एसोसिएशन के सदस्य और उनके आश्रितों को कवर करने वाली एकल पॉलिसी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो व्यक्ति होते हैं समूह के तौर पर, यानी कि एक सामूहिक तौर पर जो होते हैं, तो जो कंपनी होती है, जो कंपनी के मालिक हैं, वो क्या करते हैं? तो जो कंपनी के मालिक हैं, कर्मचारियों या एक जो उनकी एसोसिएशन के जो सदस्य हैं या उनके जो आश्रित हैं, तो उनको एक कवर करने के लिए एक बीमा पॉलिसी ले देते हैं। यानी कि कई लोगों का इकट्ठा अगर बीमा करा दिया जाता है, एक ही बीमे के अंदर काफ़ी लोग आ गए, 2, 4, 8, 10 इस तरह, तो सामूहिक बीमा जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे जो करवाया जाता है, पॉलिसी ली जाती है, उसको सामूहिक बीमा यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, एक विक्रेता का बाजार जिसमें बीमा महंगा है और कम आपूर्ति में है उसे कहा जाता है। एक विक्रेता का बाजार जो जिसमें कि बीमा महंगा और कम आपूर्ति में है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बताइए, थोड़ा आप भी कोशिश करें। तो इसको कहा जाता है वैकल्पिक बाजार, यानी कि अल्टरनेटिव मार्केट। तो जब विक्रेता का बाजार जिसमें बीमा काफ़ी महंगा होता है और आपूर्ति भी कम आपूर्ति होती है, तो उसको एक वैकल्पिक बाजार यानी कि अल्टरनेटिव मार्केट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे जोखिम वित्त पोषण में कई जोखिम आदि या तकनीकों में कोई आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है, ये तकनीकी तौर पर जो होता है, इसको वैकल्पिक बाजार यानी कि अल्टरनेटिव मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा वातावरण जहां बीमा प्रचुर मात्रा में होता है और कम कीमत पर बेचा जाता है, जिसे खरीदार बाजार के रूप में भी जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा बीमा जो प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि काफ़ी मात्रा में अगर आपको मिलेगी जो चीज़ें, तो उसको क्या कह देते हैं? तो कम कीमत पर भी मिलता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, और ख़रीदार बाजार के रूप में इसको जाना जाता है, तो इसको नरम बाजार यानी कि सॉफ्ट मार्केट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा की अवधारणा में जोखिम का हस्तांतरण शामिल है। तो जो बीमा की अवधारणा है उसके अंदर जो स्थानांतरण है उसमें क्या शामिल है? यानी कि जोखिम, रिस्क इसके अंदर शामिल रहता है। वो कैसे? जो जोखिम है इसमें जो बीमा है उसका लेन देन का एक अंतर्निहित सिद्धांत होता है। साथ ही जोखिम प्रबंधन तकनीक है जहां जोखिम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि एक से दूसरे में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, राकेश ने हाल ही में एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और एक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी
खरीदी। ये उत्पाद और सामान्यतः बीमा बाजार के किस मुख्य वर्ग में आते हैं? तो ये दोनों ही क्या आते हैं? दोनों ही मामलों में गैर जीवन बीमा यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन बोथ केसेस आता है, इसमें होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्षत अपेक्षाकृत सतर्क व्यक्ति है। बीमा के संदर्भ में इससे आमतौर पर संभावना बढ़ जाती है कि वह ऐसा करेगा। बीमा कवर की आवश्यकता क्या करेगा इसमें ऐसा वो? तो यह है उसमें जो है रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवर क्या करता है? रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवर करता है, उसको क्या रहेगा? बीमा कवर की इसको आवश्यकता रहती है। क्या रहती है? बीमा कवर की आवश्यकता, यानी कि रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवर वह करता है। क्यों? जो अक्षत है वो काफ़ी सतर्क है, वो काफ़ी सतर्क रहता है कि क्या करना चाहिए अगर कोई दिक्कत आ जाए या कोई जोखिम आ जाए, कोई दुर्घटना घट जाए। तो ऐसे कारणों से के लिए वह पहले से सतर्क है। उसने पहले ही बीमा के बारे में सोचा कि किस तरह का बीमा कवर लेना चाहिए जिससे कि जो संभावना फ़ायदा जिससे मिले दिक्कत आने पर। तो उसको ऐसा होने पर उसने क्या किया? बीमा कवर उसने लिया। बीमा कवरेज जो है ये क्या है? जोखिम या दायित्व की वह राशि है जो बीमा सेवाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या जिसके लिए कवर की जाती है उसको दी जाती है। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत खतरों और जोखिमों को आम तौर पर कैसे अलग कर सकते हैं? तो टर्म इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसके अनुसार खतरों और जोखिमों को आप किस तरह से अलग कर पाएंगे? तो खतरे वे जोखिम हैं जिनमें पॉलिसी धारक एक निर्दिष्ट तिथि से पहले मर जाएंगे, और खतरे ऐसे कारक हैं जो जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या होगा इसमें? तो जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं वे इसके तहत इसको क्या होगा? तो इसमें खतरे और जोखिम होते हैं, इनमें पॉलिसी धारक एक निर्दिष्ट तिथि से पहले मर जाते हैं, और खतरे ऐसे कारक हैं जो जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा के संदर्भ में विकलांगता से पीड़ित होने के जोखिम को किस प्रकार के जोखिम के रूप में वर्णित किया जा सकता है? यह रहेगा उत्तर रहेगा इसका वित्तीय, यानी कि फाइनेंशियल। कैसा रहेगा? वित्तीय मतलब फाइनेंशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू बीमा पॉलिसी के लिए बीमा योग्य ब्याज केवल शुरुआत में और किस बिंदु पर मौजूद होना चाहिए? तो यह रहेगा आपका दावा घटित होने की तिथि तथा डेट ऑफ क्लेम ऑक्यूर्स। तो कैसा रहेगा? अगर वित्तीय हानि पर गंभीर होगी या साथ ही हानि की जो संभावना है वह कम और स्थिति कम संभावना वाले, लेकिन उच्च गंभीरता वाली स्थिति में बीमा कुशलता पूर्वक अगर होता है तो यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट है राहुल को सन्नी ने नौकरी पर रखा है। राहुल ने सन्नी को नौकरी पर रखा है। इस रोजगार के संबंध में कब तक सन्नी के जीवन में राहुल का स्वचालित रूप से बीमा योग्य हित है? राहुल को सन्नी ने नौकरी पर रखा है। इस रोजगार के संबंध में कब तक सन्नी के जीवन में राहुल का स्वचालित रूप से बीमा योग्य हित है? तो उत्तर रहेगा राहुल के मासिक वेतन। राहुल के मासिक वेतन। अरुण ने 20 साल की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की। एक बार स्थापित हो जाने पर यदि ऐसा है तो बीमा करता अगला कब उससे निरंतर अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण मांगने का हकदार है? तो यह आपका रहेगा जब एक व्यापकगत जो पॉलिसी है, जो व्यापकगत एक इंश्योर रहता है, व्हेन ए लैपेस्ट पॉलिसी इज रिवाइव्ड, यानी कि जब एक व्यापकगत पॉलिसी को पुनर्जीवित किया जाता है। क्षतिपूर्ति की अवधारणा उस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है कि पॉलिसी धारकों को बचना चाहिए किससे? तो इनको बीमा से जो लाभ है, यानी कि प्रॉफिटिंग फ्रॉम इंश्योरेंस जो रहता है, जो आपका पॉलिसी धारकों को बीमा के लाभ से इसमें बचना चाहिए। कौन सा? जब क्षतिपूर्ति की जहाँ पर अवधारणा और उस प्रमुख सिद्धांत पर यह आधारित होती है। एक बार जीवन बीमा पॉलिसी के तहत एक पूर्ण असाइनमेंट प्रभावी हो जाने पर इस पॉलिसी का शीर्ष धारक कौन होगा? तो कौन होगा इसका? तो सभी मामलों में समुन्देशित होता है। कौन होता है?
तो यह होता है सभी मामलों में द असाइनी इन ऑल केसेस। कौन होगा? असाइनी इन ऑल केसेस। एक जीवन बीमाकर्ता ने 10 फरवरी को एक कोटेशन जारी किया जिसकी गारंटी 14 दिनों की थी, जिसे ग्राहक ने 10वें दिन स्वीकार कर लिया। नतीजतन बीमाकर्ता इस जोखिम को केवल तभी अस्वीकार कर सकता है यदि क्या होगा? तो यदि वह भौतिक तथ्य उसमें बदल जाते हैं। क्या हो जाता है? भौतिक तथ्य जो होते हैं उसके बदल जाते हैं। मटेरियल फैक्ट्स चेंज। क्या होगा? मटेरियल फैक्ट्स जब उसके चेंज होते हैं तो क्या होगा? यह इसको पॉलिसी है जो उसको अस्वीकार कर सकता है। मनी बैंक पॉलिसी के लिए एक पॉलिसी दस्तावेज में प्रस्ताव का विवरण अनुबंध के आधार पर प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा शामिल होती है। यह सामान्यतः नीति दस्तावेज के किस मुख्य भाग में दिखाई देगा? तो यह आपका दिखाई देता है प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में यह दिखाई देता है। तो जो मनी बैंक पॉलिसी के तहत जो होता है ये कौन से है? तो ये पॉलिसी दस्तावेज के प्रस्तावना के अनुभाग में हमें नजर आता है। एक जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान केवल तभी किया जा सकता है जब कौन सी विशेष पॉलिसी सुविधा मौजूद हो। तो कौन सी एक जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान कब किया जाता है? जब कोई विशेष पॉलिसी सुविधा मौजूद होती है, जैसे बचत तत्व यानी कि सेविंग्स एलिमेंट्स। क्या? सेविंग एलिमेंट्स। जीवन बीमा प्रस्ताव फॉर्म में अक्सर प्रस्तावक की लंबाई के बारे में प्रस्तावक की लंबाई पूछने का मुख्य कारण प्रस्तावक के डैश के साथ उचित तुलना करना था। किसके? वजन के साथ, वेट के साथ। जहां जीवन बीमा पॉलिसी के तहत सालाना बढ़ते लचीले प्रीमियम लागू होते हैं वहां आमतौर पर वृद्धि की दर क्या होती है? तो ये होती है 5.00%। तो आज के लिए तो ये प्रश्न थे। आपको सीरीज कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।